वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, लगभग सभी ने उनके भाषण सुने, उसको कवर किया। कुछ चीजें हेडलाइन में भी होंगी, कुछ चीजों की पुनरावृत्ति होती है, कई बार सुन चुके होंगे। लेकिन बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या क्या है, चुनाव के मुद्दे क्या है और क्या चीजें अधिक अपील करती हैं, इस विषय पर हम उनसे बात करेंगे। तो सिंह साहब, सबसे पहले आप ही समझना चाहता हूं कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं और आज के भाषण के बाद क्या क्या चीजें ध्यान में आती हैं, किन्हें एड्रेस किया गया है और क्या चीजें क्या लगती हैं कि क्या ये बात जनता में बहुत अपील करती है। प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में एक तो अवैध खनन का मुद्दा उठाया। अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार की आलोचना होती रही, पिछले 5 वर्ष तक अखिलेश सरकार कटघरे में रही इस बुंदेलखंड में। लेकिन जहां तक हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो खनन माफिया है, चुनाव में कोई अस्वीकारोक्ति हो जाए, ये हमें नहीं लगता। क्योंकि जो चुनाव के दौरान पिछले भी चुनाव में हुए, जो लोग माफिया थे वो हम देखते थे, अभी विधान परिषद के चुनाव में भी सफल हो गए, जिला पंचायत के चुनाव में भी हमने देखा कि जिला पंचायत सदस्य के चुनावों में भी उनको बहुत सफलता मिल गई। तो ये मुद्दा कोई बहुत असर कर पाएगा या इस मुद्दे की वजह से लोग वोट देने या न देने का फैसला करेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। एक मुद्दा बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है, वो पृथक राज्य बनाने का। इसमें विरोधाभासी बातें हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले उमा भारती जी ने कहा कि हम जब सरकार बन जाएगी तो हम निश्चित रूप से बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बना देंगे। वो बुंदेलखंड से मूल रूप से आती हैं, अभी तो झांसी से सांसद है, लेकिन छतरपुर से है, खजुराहो से है, तो वहां से भी वो बुंदेलखंड का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उस जज्बे का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हमें नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में कहा, और कल या परसों झांसी में केंद्रीय मंत्री भी कह रहे कि बुंदेलखंड विकास के लिए स्वतंत्र विकास बोर्ड बनाने की बात कर रहे, बुंदेलखंड को राज्य बनाने की बात नहीं कर रहे। तो बुंदेलखंड सामान्य दिनों में बुंदेलखंड राज्य के प्रति बड़ा जज्बा रहता है, बहुत संवेदनशील यहाँ के लोग रहते हैं। लेकिन ये हमें लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा भी कोई बहुत ज्यादा वजनदारी से कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा। कि कोई अगर ये वायदा कर दे कि मैं बुंदेलखंड राज्य बना दूंगा, तो उसकी वजह से लोग उसको वोट करने लग जाए। ये बात क्या लगता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात हो रही है, वहां भारती की बात आई तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का भी ध्यान जाता है। प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की। क्या देखते हैं आप, खबरों के लिहाज से मध्य प्रदेश थोड़ा पिछड़ गया है, या जो चीजें उत्तर प्रदेश में हैं उसमें और इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? बुंदेलखंड के बारे में जो मैं महसूस करता हूं कि यहाँ का आदमी पहले बहुत सामर्थ्यवान था, बहुत क्षमतावान था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से सिर्फ वोट बैंक के खातिर यहाँ के लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है। हर बार कोई भी सरकार आती है कि हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, तो उससे क्या है कि यहाँ के लोगों में मुफ्तखोरी बढ़ रही है, जबकि यहाँ के लोगों पहले अपने बाजुओं पर बहुत भरोसा रहता था। दूसरा रही बात अवैध खनन की, तो इसका आरंभ जहां तक मुझको याद है, बसपा की सरकार जब बनी थी तब से इस बालू का महत्व को उसने बढ़ाया था। इसमें तमाम लीडर शामिल रहे, तमाम अधिकारी शामिल रहे, और बाद में जिसका पट्टा होता था उसको इसकी कोई कीमत पसंद नहीं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जो उस तरफ का है, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, वहाँ के लोग अभी थोड़ा सरल हैं। यहाँ के लोगों में वो सरलता नहीं जो पहले देखी जाती थी। आप क्या कहें? मैं दुबे जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में चूंकि राज्य सरकारों का और भारत सरकार का हमेशा यहाँ मतभेद रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश इस समय काफी पिछड़ गया है। और बिना भारत सरकार की मदद के कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है, ये मेरा अपना मत है। क्या मुख्य बात आपको लगी प्रधानमंत्री के भाषण? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, जो तो देखो चुनावी भाषण कहा जाएगा। चुनाव में अपनी नैया पार लगाने के लिए हर राजनीतिक दल समय समय पर लुभावने वादे देते हैं। सच्चाई ये है कि बुंदेलखंड की जो पिछड़ेपन की आज जो बात हो रही है, इसके लिए दोषी आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई सभी योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों के समय अगर आजादी की अगर शुरुआत हुई है तो 1857 में बुंदेलखंड से ही हुई। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा भी था कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो बुंदेलखंड की जो जवानी थी, बुंदेलखंड की जो वीरांगनाएं थी, बेरोजगारी के चलते सबसे ज्यादा दस्यु प्रभावित क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड रहा। चाहे बाना में ददुआ हो या ठोकिया हो, जालौन जिले में सलीम हो, मुस्तकीम हो, निर्भय हो, उसके पहले जगराम हो,
उसके पहले मोहर सिंह माधव सिंह जी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आते हैं, यूपी के बुंदेलखंड में चाहे वो फूलन देवी हों। ये इस कारण से यहाँ का जो युवा, और एक जो बात अभी आई कि युवाओं को भ्रमित किया गया जातिवाद के नाम पे, और ये जो सिंडिकेट और खनन की जो बात आप कर रहे हैं, पिछले 2007 के पहले ये बिल्कुल सत्य है कि बालू की कीमत जो आज सोने के रूप में यहाँ जानी जाती है, उसके पहले इसकी कीमत कोई नहीं जानता था। इसकी शुरुआत बसपा सरकार से हुई। पोंटी चड्ढा नामक एक व्यक्ति ने यहाँ सिंडिकेट चलाया और बालू खनन का एक सिंडिकेट के माध्यम से आज हालत ये है कि बालू हाई कोर्ट के आदेश पे बंद है। और उसके बाद सिंडिकेट चलता रहा और दोहन किसानों का होता है, जिनके खेत बेतवा के निकट हैं, उनके नाम पे यहाँ गलत तरीके से जिलाधिकारी महोदय पट्टे कर देते हैं और उसका अवैध खनन होता है। आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राकेश भाई साहब ने कहा है कि जो कर्ज माफी का किसानों का बुंदेलखंड का जो पिछली सरकारें कर गईं, उससे वास्तविक निकम्मापन आया है। इसी के तहत इस बार भी किसानों ने कोई कर्जा जमा नहीं किया कि प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे महोबा की एक रैली में कर देंगे, फिर पता चला कि लखनऊ की एक रैली में कर देंगे, लास्ट में चुनाव आचार संहिता लग गई, नहीं हुआ। इसी के तहत लोगों में ये धारणा है कि यहाँ तो जब भी चुनाव आता है तो कर्ज माफ हो जाता है, हमारा तो कुछ करने से कोई मतलब नहीं है किसानों को, हमारा तो कर्जा माफ है, तो निकम्मापन है। पानी पूरी की बहुत बात की प्रधानमंत्री, क्या है जी? हमारे यहाँ पानी पूरी के लिए तो ये है कि मतलब पिछले समय में जो है कि लोग यहाँ बाहर जाते नहीं थे, लेकिन इस समय जब से जो है कि किसानों को प्रॉब्लम हो गई है, उसमें किसानों को देखते हुए जो है कि ग्रामीण अंचल से जो भी युवा वर्ग है वो सब अब बाहर निकल गया और अपना पानी पूरी का धंधा करके पैसा कमाने में लगा हुआ है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। आप क्या कहेंगे पानी पूरी के बारे में? अगर पानी पूरी महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इस प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों की बात की है, उनसे ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की जो सब्सिडी है, यहाँ सिंचाई की बड़ी समस्या है, तो कम पानी में अधिक सिंचाई हो, स्प्रिंकलर सेट पर पिछली सरकारों में 75% से लेकर के 90% सब्सिडी मिलती थी। इस मोदी सरकार ने 40% सब्सिडी घटा करके 50% कर दी, जो 75% और 90% मिलती थी। किसानों को ऊसर भूमि सुधार के लिए जिप्सम खाद में 90% सब्सिडी मिलती थी। अब इस गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी कर दी, 40% सीधी सब्सिडी घटा दी। दूसरा, किसानों के साथ एक और सबसे बड़ा अन्याय किया कि किसान को चाहे वो खरीफ की फसल के लिए बीज ले, रबी की फसल के लिए बीज ले, जायद की फसल के लिए बीज ले, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो भी योजनाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, तो इस गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर दी कि जिसको इस रबी के सीजन में बीज पर अनुदान मिल जाएगा, वो जाकर के 3 साल तक नहीं मिलेगा। तो आखिरकार ये किसान की बात किस मुंह से कर रहे हैं कि हम किसानों का ये भला कर देंगे, किसानों का ये भला कर देंगे। रही बात, जैसे उन्होंने एक चीज कोट की कि हम नीम कोटेड यूरिया लोगों को दे रहे हैं, तो ये नीम कोटेड यूरिया की इनकी व्यवस्था नहीं है। इसके पहले की जो सरकारें थी उसी समय ये नीम कोटेड यूरिया आ गई थी, लेकिन ये बिल्कुल 2 चीजें हैं। इसरो की बात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा तकनीकी से अवैध उत्खनन रोक देंगे वो, और दूसरा नोटबंदी। 2 बातें हैं, बहुत संक्षिप्त में आप सभी लोगों से उसके बारे में भी समझूंगा। छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक मेले को राजिम कुंभ का स्वरूप दिया गया। वर्ष 2000। लेकिन सरकारों की अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो वो निगरानी संभव नहीं, वो आगे भी नहीं होगी। उन्होंने केवल एक तरीके से सिगुफा छोड़ा है। और हकीकत तो ये, इसमें एक और मजेदार बात आपको ये बताते हैं कि आज से 5 साल पहले मायावती की सरकार में तो ये था कि लोग अवैध खनन के बहुत खिलाफ थे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया। हमारे पास एक जिला मुख्यालय के करीब में एक गाँव है डकोर, उस डकोर में अच्छा खासा गाँव है, 15,000 की आबादी गाँव। उसमें कम से कम 2,000 ट्रक वाले हैं। ट्रक वाले अपना मुफ्त में भरते थे वो बालू, और वो पता चला कि यहाँ सेल करते थे। तो उन्होंने
ट्रक तो क्या, उनके पास में तो साइकिल लेने की हैसियत नहीं थी। वो तो मुकाबला करेंगे कि अवैध खनन बंद ना हो। कई गांव ऐसे हैं सिमरिया वगैरह में जहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता था, उन्होंने पता चला कि अपने रास्ते बनाने के लिए बालू माफिया ने कहा कि अब इतने ट्रक निकलेंगे आपके खेत से तो हम इतना रुपया देंगे, तो एक रोजगार क्रिएट हो गया। अवैध कारोबार का एक रोजगार। रक्षा कवच के रूप में खड़े हो गए। नोटबंदी का एक लाइन में क्या? नोटबंदी का बड़ा बुरा असर हुआ है, गरीब आदमी प्रभावित हुआ है। यहाँ लेबर मिलती है उरई में डाट रोड पे, यदि एक आदमी को बुलाइए, पहले 300 रुपए का मजदूर मिलता था, आज 200 रुपए के लिए 200 आदमी खड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे? नहीं, नोटबंदी से जो दिहाड़ी मजदूर है उसको प्रॉब्लम तो आई, इसमें कतई दो राय नहीं। लेकिन अब जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इससे हम काला धन बाहर कर देंगे या सबकी हम व्हाइट मनी कर देंगे, तो उससे जो अभी आंकड़े आए हैं बजट के दौरान जो आंकड़े आए हैं कि 25 लाख लोग जमीनी पे तो नहीं, गरीब दिहाड़ी मजदूर को नोटबंदी से नुकसान हुआ है, इसमें कतई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तुलना की बात की थी। राजनीति के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उसमें अस्मिता की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, कोई मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं। तो यहाँ अस्मिता की राजनीति जब प्रभावशाली हुई तो यहाँ एक सर्वसमावेशी एक व्यवस्था कायम हुई, उससे सामंतों का, गुंडों का, माफियाओं का जोर कमजोर हुआ। यहाँ जो प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं वो भी आसानी से नहीं जीत सकते, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जो लोग मगरमच्छ पालते हैं, जो लोग मर्डर करा देते हैं, जो विशुद्धतम क्रिमिनल बाहुबल के आधार पर वहाँ फैसला तय होते, तो ये बड़ा सकारात्मक योगदान है यहाँ जो अस्मिता की राजनीति शुरू हुई उत्तर प्रदेश में वो जातियां कल्पना नहीं करती थी, उन्हें पता नहीं था कि हम भी अपना एमएलए जिता सकते हैं। आज बीजेपी ने यहाँ ओबीसी कार्ड कहला, जबकि बीजेपी और कांग्रेस जनरल कार्ड की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 7 अगर जनरल कार्ड को दिया तो उन्होंने 7 ओबीसी को दिया। मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में के बुंदेलखंड में कोई राजा भैया निर्दलीय होकर जीत रहा है, पता चला कि उसके खिलाफ इतने मर्डर के केस हैं। वहाँ जितनी राजा भैया तो अब कल की कहानी है, वो दिवंगत है, इस दुनिया में नहीं है। आज इस ढंग के लोग अभी भी यहाँ पे भी एक प्रभावशाली विधायक है, जब उसने पहले यहाँ ट्राई किया, उसकी बाहुबली के रूप में इमेज थी, वो सफल नहीं हो पाया। उसने अपनी पत्नी को पहले वहाँ कोशिश की मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, और पार्टी भी उसकी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कोई वजूद नहीं रखती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के, लेकिन वो चुनाव जीती। तो यही है कि बुंदेलखंड में हमेशा से ये होता रहा कि सत्ता में, चुनाव की राजनीति में कोई भी जीता, लेकिन वो किसी न किसी का हरवाहा या किसी न किसी के अधीन रहा। सत्ता महिलाओं के माध्यम से भी अगर हासिल की गई तो चलती किसी और की थी, या गरीब तबका या कमजोर तबके की राजनीति के भरोसे ही बड़े और ताकतवर लोगों की राजनीति चलती रही। लेकिन जिस तरह से यहाँ के पत्रकार कह रहे हैं कि वहां उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सर्व समाज जैसे ही आगे आया तो ये चीजें कम हुई हैं। उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में शायद ऐसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर नोटबंदी हो, इसरो का मुद्दा हो, कर्ज माफी का मुद्दा हो, उसमें मत मतांतर हैं। सबको प्रधानमंत्री का ये भाषण चुनावी लगता है, जाहिर सी बात है, चुनाव में आए हैं तो भाषण चुनावी ही होगा। लेकिन किस तरह से बुंदेलखंड की जनता पर इस भाषण का असर होने वाला है, यहाँ के मुद्दे कई हैं, लेकिन क्या मुद्दे सबसे असरकारक होंगे और किसके सरताज होगा, ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन चर्चाएं अनेक हैं, मतदान यहाँ होने वाला है और सबसे अपील है कि अधिक से अधिक जाकर